नमस्कार। देखो, इसमें आगे हम देखेंगे श्रम सुधार, लेबर रिफॉर्म्स। लेबर कोड का ये अगला पार्ट है, उसमें देखेंगे। अब देखो, भारतीय संविधान में श्रम जो होता है, यह लेबर यानी कि जो समवर्ती सूची में रखा गया है, जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार दोनों श्रम संबंधित विषयों पर कानून बना सकते हैं। जैसे श्रम सुरक्षा संबंधित खानों और तेल क्षेत्रों में, श्रम संघ, औद्योगिक विवाद, सामाजिक सुरक्षा और बीमा, रोजगार और बेरोजगारी आदि। वर्तमान में भारतीय संसद द्वारा श्रम संबंधी सुधार की पहल की गई है, जो श्रम वेतन, कार्य समिति, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंधों, न्यूनतम मजदूरी, समान पारिश्रमिक जैसे विषयों पर आधारित है। उनका वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। अब यहाँ पे पहला जो है वो है मजदूरी संहिता 2019, द कोड ऑन वेज 2019। मजदूरी संहिता अधिनियम 2019 वेतन, बोनस और इससे संबंधित सभी श्रम विधानों में संशोधन कर एक अधिनियम बनाया गया है। यह संहिता संगठित और असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने तथा न्यूनतम मजदूरी के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य से बनाया गया है। इस कोड या संहिता के अंतर्गत 4 प्रकार के श्रम विधान जो मजदूरी संबंधित हैं, उनको सम्मिलित किया गया है, एक रूप दिया गया है। वे विधान निम्नलिखित हैं। पहला है मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। दूसरा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। तीसरा, बोनस मजदूरी अधिनियम 1965। और चौथा, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। मजदूरी संहिता 2019 के अंतर्गत मजदूरी संबंधित निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। पहला इसका देखते हैं विस्तार यानी कि कवरेज। मजदूरी संहिता ने केंद्र सरकार को संपूर्ण देश के सभी क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी तय करने हेतु सशक्त किया है। हालांकि यदि राज्य चाहे तो केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी अपने अधिकार क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। मजदूरी संहिता सभी श्रमिकों पर लागू होती है। केंद्र सरकार मजदूरी से बाधित जैसे कि रेलवे, खान, तेल क्षेत्र आदि स्थानों पर कार्यरत श्रमिकों का निर्णय लेगी तथा शेष रोजगार पर राज्य सरकारें निर्णय लेंगी। फर्श मजदूरी यानी कि फ्लोर वेज का निर्धारण केंद्र सरकार विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में श्रमिकों के जीवन स्तर के मानकों के अनुरूप करेगी। फर्श मजदूरी यानी कि फ्लोर वेज को प्रत्येक 5 साल में संशोधित किया जा सकता है, जबकि अभी वर्तमान कानून के अंतर्गत प्रत्येक 2 साल में संशोधित किया जाता है। फर्श मजदूरी निर्धारण से पूर्व केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड से परामर्श ले सकती है। न्यूनतम मजदूरी जो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा तय की गई है, हमेशा फर्श मजदूरी से अधिक होगी। फर्श मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से अधिक होने की स्थिति में केंद्र और राज्य सरकार उसे घटा नहीं सकती है। आगे है न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण। यह संहिता नियोजकों को न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन देने पर प्रतिबंध लगाती है। न्यूनतम मजदूरी जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा तय होगी, वह समय और उत्पादन पर आधारित होगी, जो कि प्रत्येक 5 साल में एक बार संशोधित की जाएगी। न्यूनतम मजदूरी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित करते समय श्रमिकों की कुशलता और कार्य की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। अति समय यानी कि ओवर टाइम की स्थिति में राज्य व केंद्र सरकार एक सामान्य दिवस के लिए कार्य के घंटों को तय करेगी। अगर श्रमिक सामान्य दिवस से अधिक कार्य करते हैं तो उन्हें अति समय यानी कि ओवर टाइम दिया जाएगा, जो कम से कम सामान्य मजदूरी से 2 गुनी होगी। मजदूरी का भुगतान। मजदूरी का भुगतान सिक्कों में, करेंसी नोट में, चेक के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मोड से दिया जाएगा। मजदूरी भुगतान की समय सीमा तिथि नियोजकों द्वारा निर्धारित की जाएगी। यह प्रतिदिन, साप्ताहिक या मासिक भी हो सकती है। मजदूरी संहिता के अंतर्गत मजदूरी में कटौतियां निम्नलिखित आधार पर की जाएंगी। जुर्माना, कार्य में से अनुपस्थित रहने, नियोजकों द्वारा सुविधाएं देने, नियोजकों द्वारा श्रमिकों को अग्रिम मजदूरी देने की स्थिति में कटौती की जाएगी। मजदूरी संहिता 2019 के अनुसार कटौतियां श्रमिकों की कुल मजदूरी का 50% से अधिक नहीं होगी। अधिलाभांश का निर्धारण यानी कि बोनस। सभी श्रमिकों को उनकी मजदूरी का 8.33% वार्षिक दर या 100 रुपये जो भी अधिक हो बोनस के रूप में दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त नियोजक अपने कुल लाभ का 20% श्रमिकों में उनकी मजदूरी के अनुपात से प्रतिवर्ष वितरित करेगा। लैंगिक भेदभाव, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। यह संहिता लैंगिक भेदभाव जो या तो मजदूरी से संबंधित हो या भर्ती संबंधित हो या कार्य की प्रवृत्ति एक समान हो को प्रतिषेध करता है। दंड यानी कि पेनल्टी। इस संहिता के अंतर्गत दंड का भी प्रावधान भी है। यदि कोई नियोजक
निर्धारित मजदूरी से कम देता है या इस संहिता के प्रावधानों के विपरीत काम करता है तो उसे 3 माह की सजा या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। मजदूरी संहिता 2019 के लाभ। मजदूरी की परिभाषा की बहुलता को समाप्त करता है। न्यूनतम मजदूरी को पूरे देश में श्रमिकों की कुशलता, कार्य की प्रवृत्ति और रोजगार के स्थान के अनुसार लागू करता है। नियोक्ताओं के लिए मुकदमेबाजी के साथ-साथ अनुपालन लागत को भी कम करता है। अगली है औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2019। श्रम कानूनों में एकरूपता, अनुपालन में आसानी और सुधार हेतु राष्ट्रीय आयोग ने औद्योगिक संबंध विधेयक श्रम कानूनों में एकरूपता, अनुपालन में आसानी और सुधार हेतु राष्ट्रीय आयोग ने वर्तमान में औद्योगिक संबंध संबंधित विधेयक को समेकित करने की सिफारिश की। औद्योगिक संबंध संहिता 2019 के अंतर्गत श्रम संघ की मान्यता हड़ताल और तालाबंदी के लिए सूचना, स्थायी आदेश और औद्योगिक विवाद निपटान संबंधित प्रावधानों को प्रदान करता है तथा यह पूर्व के 3 श्रम कानूनों को परिवर्तित करता है, जो निम्नलिखित हैं। पहला है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, दूसरा है श्रम संघ अधिनियम 1926, तीसरा है औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946। अब है औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2019 की विशेषताएं। यह विधेयक धर्मार्थ यानी कि चैरिटेबल और परोपकारी कार्य करने वाले तथा घरेलू काम करने वाले प्रतिष्ठानों को छोड़कर सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। श्रम संघ पंजीकरण और मान्यता संबंधी प्रावधान। श्रम संघ पंजीकरण संबंधित प्रावधान। 7 या उससे अधिक सदस्य श्रम संघ पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं तथा ऐसे श्रम संघ जिनमें कम से कम 10% श्रमिकों की सदस्यता हो या कम से कम 100 श्रमिक हो, उन्हें मान्यता प्रदान की जाएगी। दूसरा है समग्र सदस्यता 7 श्रमिकों से नीचे नहीं की जा सकती। तीसरा है श्रम संघ में बाहरी सदस्यों की संख्या श्रम संघ की कुल सदस्य संख्या का 1/3 होनी चाहिए या 5 सदस्य होने चाहिए या इन दोनों में से जो भी कम होना चाहिए। श्रम संघ मान्यता संबंधित प्रावधान। पहला, किसी श्रम संघ को मान्यता देने का अधिकार केंद्र या राज्य सरकार को है। दूसरा, प्रतिष्ठान में वार्ता संघ यानी कि नेगोशिएशन यूनियन का गठन किया जाएगा जिसमें कम से कम 75% श्रमिक सदस्य होंगे। अगर किसी श्रम संघ के पास 75% श्रमिक सदस्य नहीं है तो वहां वार्ता परिषद नेगोशिएशन काउंसिल का गठन होगा जिसमें 10% श्रमिक इसके सदस्य होंगे। तालाबंदी और हड़ताल संबंधित प्रावधान। सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कोई भी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकता। अगर उसने हड़ताल करने के 60 दिन पहले प्रतिष्ठान को सूचित नहीं किया हो और नोटिस देने के 14 दिनों के भीतर हड़ताल करता है तो वह अवैध माना जाएगा। दूसरा, तालाबंदी संबंधित प्रावधान भी हड़ताल के प्रावधानों के समान है, जिसमें नियोक्ता द्वारा अस्थायी रूप से प्रतिष्ठानों को बंद करना, कार्य स्थगित करना और कार्यरत श्रमिकों को काम करने से मना करना इत्यादि आता है। कामबंदी यानी कि ले ऑफ और छटनी यानी कि रिट्रेचमेंट संबंधित प्रावधान। पहला है औद्योगिक संबंध संहिता बिल 2019 ने कामबंदी यानी कि ले ऑफ को परिभाषित किया है, जिसके अंतर्गत जब कोई नियोक्ता कोयला, ऊर्जा, मशीनों में खराबी इत्यादि के कारण किसी कर्मचारी को रोजगार सृजन में असमर्थ महसूस करता हो, जबकि किसी कर्मचारी को अनुशासनहीनता के अतिरिक्त किसी और कारण से सेवा बर्खास्त किया जाए तो उसे छटनी कहते हैं। दूसरा है ऐसे सभी प्रतिष्ठान जिनमें कम से कम 50 कर्मचारी पिछले 1 साल से निरंतर कार्यरत हों तो कामबंदी की स्थिति में उन्हें उनके मूल वेतन यानी कि बेसिक वेज का 50% और महंगाई भत्ता देना होगा। तीसरा, ऐसे प्रतिष्ठान जिनमें कम से कम 50 कर्मचारी पिछले 1 साल से निरंतर कार्यरत हों और सेवा प्रदान कर रहे हों, उन्हें छंटनी की स्थिति में 1 माह पूर्व सूचना देना होगा या 1 माह का वेतन तथा प्रत्येक वर्ष के निरंतर सेवा देने के कारण प्रत्येक वर्ष 15 दिनों का वेतन देना होगा। विवाद समाधान डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ऐसे प्रतिष्ठान जिनमें 100 या उससे अधिक कर्मचारी हों तो वहां कार्य समिति का गठन होगा जिसमें नियोक्ता और कर्मचारियों के प्रतिनिधि होंगे जो विवाद समाधान में सहायता करेंगे। दूसरा, औद्योगिक संबंध संहिता बिल 2019 मध्यस्थता की भी व्यवस्था करता है यद्यपि दोनों पार्टी अर्थात नियोजक और कर्मचारी की सहमति हो। तीसरा, विवाद समाधान हेतु केंद्र या राज्य सरकार सुलह अधिकारी
की नियुक्ति करता है, जो मध्यस्थिति करके विवाद सुलझाने का प्रयास करता है। चौथा, विवाद समाधान हेतु औद्योगिक न्यायाधिकरण का गठन होता है, जो विवाद पर फैसला देने के 30 दिनों के भीतर लागू होता है। स्थायी आदेश संबंधित प्रावधान। स्टैंडिंग ऑर्डर। पहला है, ऐसे सभी प्रतिष्ठान जहां 100 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हों, उन्हें संहिता अनुसूची के अंतर्गत विषयों पर स्थायी आदेश तैयार करना होगा। दूसरा, केंद्र सरकार एक आदेश आदर्श स्थायी आदेश तैयार करेगी, जिसके आधार पर सभी प्रतिष्ठान अपना स्थायी आदेश तैयार करेंगे, जो कि कर्मचारियों को वर्गीकरण, कार्य के घंटे, मजदूरी दर, विवाद समाधान, सेवा शर्तों पर आधारित होगा। तीसरा, अगर कोई नियोक्ता सेवा शर्तों को बदलना चाहेगा तो उसे कर्मचारी को सूचित करना होगा। चौथा, यह संहिता नियोक्ता कर्मचारी श्रम संघ को अनुचित श्रम व्यवहार से रोकता है, जो अनुसूची में सूचीबद्ध है। अगला है अपराध और दंड। पहला है, औद्योगिक संबंध संहिता 2019 के अंतर्गत यह निर्दिष्ट है कि अगर कोई प्रतिष्ठान जहां 100 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हों तो वो बिना समुचित सरकार की अनुमति के कार्यबंदी छटनी बंदी करता है, तो उसे 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। दूसरा है, अवैध हड़ताल की स्थिति में 1,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना या 1 माह का कारावास या दोनों हो सकते हैं। तीसरा, अवैध तालाबंदी की स्थिति में नियोजक को 15,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या 1 माह का कारावास या दोनों हो सकते हैं। अगली है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 पूर्व के 9 सामाजिक सुरक्षा कानूनों को प्रतिस्थापित करता है। वे कानून निम्नलिखित हैं। पहला है, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। दूसरा, असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008। तीसरा है, उपदान संदाय अधिनियम 1972। चौथा है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। पांचवा है, सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम 1981। छठा है, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952। सातवां है, रोजगार विनिमय अधिनियम 1959। आठवां है, मातृत्व या प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1961। नवा है, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक उपकर अधिनियम 1996। सामाजिक सुरक्षा संहिता का मुख्य उद्देश्य संगठित और असंगठित क्षेत्रों के कार्य करने वाले श्रमिकों का कल्याण करना हो तथा इससे संबंधित कई नए पहलुओं को प्रस्तुत करना जो वर्तमान के कानूनों में नहीं है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 के प्रमुख स्वरूप। इस संहिता के अंतर्गत केंद्र सरकार श्रमिकों के लाभ हेतु विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करती है, जैसे कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी पेंशन योजना, कर्मचारी जमा लिंक योजना इत्यादि। ये सभी भविष्य निधि, पेंशन निधि और बीमा योजना प्रदान करते हैं। सरकार बीमारी, प्रसूति और दूसरे लाभों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना द्वारा प्रदान करती है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार असंगठित क्षेत्र के कार्य करने वाले श्रमिकों को भी विभिन्न प्रकार के लाभ जैसे कि जीवन और अशक्तता लाभ प्रदान करते हैं। गिग श्रमिक, इसके अंतर्गत ऐसे श्रमिक आते हैं जो पारंपरिक कर्मचारी नियोक्ता संबंध से बाहर हों, जैसे कि फ्रीलांसर। प्लेटफॉर्म श्रमिक, ऐसे श्रमिक जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हुए अन्य संगठनों या व्यक्तियों तक पहुंचते हैं तथा उन्हें विशिष्ट सेवा प्रदान करके पैसे कमाते हैं। असंगठित श्रमिक, इसके अंतर्गत गृह आधारित और स्वनियोजित श्रमिक शामिल हैं। इसके अंतर्गत गिग श्रमिक, प्लेटफॉर्म श्रमिक और स्वनियोजित श्रमिक आते हैं। विस्तार एवं पंजीकरण। सामाजिक सुरक्षा संहिता योजना के अलग अलग प्रयोज्यता सीमा को निर्दिष्ट करता है, जैसे कर्मचारी भविष्य निधि जैसे प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जहां 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हों, जबकि कर्मचारी राज्य बीमा योजना ऐसे प्रतिष्ठानों में लागू होगा जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी हों। उपयुक्त योजना वाले सभी प्रतिष्ठानों को संहिता के अंतर्गत पंजीकरण कराना आवश्यक है। यदि वो किसी दूसरे श्रम विधान के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हों, तो केंद्र सरकार द्वारा प्रयोज्यता सीमा को संशोधित किया जा सकता है। योगदान। कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी पेंशन योजना, कर्मचारी जमा लिंक बीमा योजना नियोजक और श्रमिक द्वारा वित्त पोषित किए जाएंगे। उपदान संदाय
प्रसूति हित लाभ, कर्मकार क्षतिपूर्ति इत्यादि ये सभी नियोजक द्वारा वित्त पोषित होंगे। गिग श्रमिक, प्लेटफॉर्म श्रमिक तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए योजना के अंतर्गत श्रमिक नियोजक और समुचित सरकार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट योगदान देंगे। सामाजिक सुरक्षा संगठन सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, यह संहिता सामाजिक सुरक्षा योजना के प्रशासन हेतु विभिन्न संगठनों की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत आते हैं। पहला है न्यासी। न्यासी का एक केंद्रीय बोर्ड जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी पेंशन योजना तथा कर्मचारी जमा लिंक योजना का प्रशासन किया जाता है। दूसरा है केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अध्यक्षता करता है तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना से प्रशास्ति एडमिनिस्टर करता है। तीसरा, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड जिसकी अध्यक्षता केंद्र और राज्य के मंत्री श्रम और रोजगार हेतु असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए करते हैं। चौथा, राज्य स्तरीय भवन निर्माण श्रमिकों के लिए योजना का प्रशासन करने हेतु सरकार द्वारा नामित अध्यक्ष। निरीक्षण और अपील, इस संहिता के अनुपालन हेतु समुचित सरकार निरीक्षक की नियुक्ति करता है। निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध समुचित सरकार अपीलीय अधिकारी को सूचित कर सकता है, जैसे मातृत्व हित लाभ में लाभ न देने की स्थिति में। संहिता न्यायिक निकायों को भी निर्दिष्ट करता है जो प्रशासनिक अधिकारियों के आदेश से अपील सुन सकता है। अपराध और दंड, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, यदि कोई नियोक्ता श्रमिक का वेतन काटकर इस संहिता के अंतर्गत योगदान करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। गलत विवरण देने पर 6 माह का कारावास। अगली है व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता विधेयक 2019। यह संहिता वर्तमान के 13 केंद्रीय श्रम विधान को सरल और परिवर्तित कर एक नए रूप में प्रस्तुत करता है, जिसका संबंध सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति से है। इसके अंतर्गत आने वाले मुख्य केंद्रीय श्रम विधान निम्नलिखित हैं। पहला है कारखाना अधिनियम 1948, दूसरा है अनुबंध श्रम नियमन और उन्मूलन अधिनियम 1970, तीसरा है श्रम निर्माण और अन्य निर्माण श्रमिक रोजगार नियमन और सेवा शर्तें अधिनियम 1996, चौथा है सिनेमा और थिएटर श्रमिक नियमन और रोजगार अधिनियम 1981, पांचवा है खान अधिनियम 1952, छठा है गोदी यानी कि डक श्रमिक अधिनियम 1986 और सातवां है अंतर्राज्यीय प्रवासी यानी कि माइग्रेंट श्रमिक अधिनियम 1979। प्रमुख विशेषताएं। विस्तार यानी कि कवरेज, यह संहिता 10 या उससे अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों तथा खानों यानी कि माइन तथा गोदी यानी कि डक में कार्यरत श्रमिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा को विनियमित करने का प्रयास करता है। कर्मचारी के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति आते हैं जो प्रबंधन, प्रशासन या पर्यवेक्षण की भूमिका में नियुक्त हैं, जिनका मासिक वेतन कम से कम 15,000 रुपए है। यह संहिता प्रशिक्षु कर्मचारियों पर लागू नहीं होती है। अनुज्ञप्ति यानी कि लाइसेंस और पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन, इस संहिता के अंतर्गत आने वाले सभी प्रतिष्ठानों को पंजीकरण संहिता के आने के 60 दिनों के अंदर केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त अधिकारी से कराना अनिवार्य होगा। कारखाना, खानों व बीड़ी सिगरेट जैसे प्रतिष्ठानों के संचालन के लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। नियोक्ता और कर्मचारी के अधिकार और कर्तव्य। नियोक्ता के कर्तव्य। पहला, ऐसा कार्यस्थल प्रदान करना जो खतरों यानी कि चोट बीमारियों से मुक्त हो। अधिसूचित प्रतिष्ठान में कर्मचारियों को वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण प्रदान कराना। कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करना। कार्यस्थल पर दुर्घटना जिससे कर्मचारी की मृत्यु या कोई गंभीर शारीरिक क्षति पहुंची हो तो प्रासंगिक अधिकारी को सूचित करना। कारखानों, खानों, गोदी बागान, भवन निर्माण में जोखिम मुक्त कार्य वातावरण संबंधित अतिरिक्त कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं। कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य। कर्मचारियों को अपने स्वास्थ्य सुरक्षा का ध्यान रखना, स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधित मानकों का अनुपालन करना और निरीक्षक को असुरक्षित कार्य घटनाओं की रिपोर्टिंग करना इत्यादि कर्मचारियों के कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं।
कर्मचारियों को नियोक्ता से सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार सम्मिलित है। काम के घंटे और छुट्टी। काम के घंटे में केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के प्रतिष्ठानों के लिए काम के घंटे अधिसूचित किए जाते हैं। अधिसमयन की ओवरटाइम कार्य हेतु दैनिक मजदूरी का दोगुनी राशि देय होगी, परंतु अधिसमय के लिए श्रमिकों की पूर्व सहमति अनिवार्य होगी। छुट्टी। कर्मचारी एक सप्ताह में 6 दिनों से ज़्यादा कार्य नहीं कर सकते तथा उन्हें प्रत्येक 20 दिन पर एक छुट्टी देय होगी। कार्य की स्थिति और कल्याणकारी सुविधाएं। कार्य की स्थिति जैसे स्वच्छ कार्य वातावरण, स्वच्छ पेयजल, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था होना। कल्याणकारी सुविधाएं। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अनु अधिसूचित सुविधाएं जैसे कि कैंटीन, प्राथमिक उपचार साधन, शिशु कक्ष आते हैं। कारखानों, खानों, गोदी भवन निर्माण में कार्य करने वाले श्रमिकों को अतिरिक्त सुविधाएं जैसे कि कल्याण अधिकारी अस्थायी आवास की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। संबंधित अधिकारी। निरीक्षक सह सुविधा प्रदान करने वाला। इसका कार्य घटनाओं का निरीक्षण करना तथा इसके अतिरिक्त खतरनाक स्थिति में कार्य से मना करना इत्यादि। सलाहकार बोर्ड। केंद्र और राज्य सरकार केंद्रीय और राज्य स्तर पर सलाहकार बोर्ड की स्थापना करेंगी जो सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधित सलाह के साथ साथ इससे संबंधित कानून के अनुपालन में सहयोग करेगा। सुरक्षा समिति। कुछ निश्चित वर्गों के कर्मचारियों के लिए समुचित सरकार द्वारा कुछ प्रतिष्ठानों में सुरक्षा समिति का गठन होगा। इस समिति में कर्मचारी और नियोजक के प्रतिनिधि समान अनुपात में होगी। यह समिति नियोजन और कर्मचारी के बीच एक कड़ी के रूप में काम करेगी। अपराध और जुर्माना संहिता विभिन्न अपराधों को निर्दिष्ट करता है, जैसे कि एक ऐसा अपराध जिससे कर्मचारी की मृत्यु हो जाए उसके लिए 2 साल के कारावास या 5 लाख रुपए के जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा। जुर्माने का 50% पीड़ित के आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के लिए न्यायालय आदेश दे सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी कानून का उल्लंघन करने पर नियोक्ता पर 2 और 3 लाख के बीच जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि कोई नियोक्ता इस संहिता की अवहेलना करता है तो उसे 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। प्रथम बार किए जाने पर अपराध जिसमें केवल जुर्माना हो को 50% अधिकतम राशि भुगतान करके जुर्माने को सुलझाया यानी कि सेटल किया जा सकेगा। अब है वर्तमान में श्रम कानूनों का विकास 2020। 8 अगस्त 2019 को सरकार ने चार सही श्रम संहिताओं नामतः मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और 29 सितंबर 2020 को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता 2020 को अधिसूचित किया है। औद्योगिक संबंध संहिता 2020। औद्योगिक संबंध संहिता 2019 में संशोधन कर औद्योगिक संबंध संहिता 2020 लाया गया। इस अधिनियम में ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रासंगिक प्रावधानों को मिश्रित, सरलीकृत और तर्कसंगत बनाकर समाहित किया गया है। इसके अंतर्गत दिए गए प्रावधान निम्नलिखित हैं। छूट यानी कि एग्जम्पशन। समुचित सरकार किसी भी नए प्रतिष्ठान को या प्रतिष्ठान वर्गों को इस संहिता के प्रावधानों में सार्वजनिक हित यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट हेतु छूट प्रदान कर सकती है। स्थायी आदेश यानी कि स्टैंडिंग ऑर्डर। औद्योगिक संबंध संहिता 2019 के अनुसार ऐसे सभी प्रतिष्ठान जिनमें 100 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं उन्हें औद्योगिक प्रतिष्ठान संहिता के लिए अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों पर स्थायी आदेश तैयार करना होगा, लेकिन औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के अनुसार उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जहां कम से कम 300 कर्मचारी हों तथा स्थायी आदेश संबंधित प्रावधान 100 से कम कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों पर भी लागू होगा। 2019 विधेयक केंद्र सरकार को सीमा संशोधन का अधिकार देता था, परंतु 2020 के विधेयक में इसे हटा दिया गया है। 2019 विधेयक के अनुसार अगर स्थायी आदेश किसी प्रतिष्ठान में जहां 100 कर्मचारी ही लागू होते हैं तो कर्मचारियों की संख्या 100 से कम होने की स्थिति में भी लागू रहेगा, परंतु 2020 के विधेयक में इसे हटा दिया गया है।
बंदी यानी कि क्लोजर, कामबंदी यानी कि ले ऑफ और छटनी यानी कि रिट्रेचमेंट। 2019 विधेयक के अनुसार ऐसे प्रतिष्ठान जिनमें श्रमिकों की संख्या कम से कम 100 हो, उन्हें बंदी, कामबंदी और छटनी से पूर्व सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य था। परंतु 2020 के विधेयक में श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर 100 से 300 कर दी गई है तथा केंद्र सरकार को किसी प्रतिष्ठान में श्रमिकों की संख्या की सीमा तय करने का अधिकार दिया गया है। अब कोई भी प्रतिष्ठान बंदी, कामबंदी, छटनी करने से पूर्व अधिसूचना जारी करके केंद्र सरकार से अनुमति ले सकता है। वार्ता संघ और परिषद, नेगोशिएशन यूनियन एंड काउंसिल। विधेयक 2019 विधेयक के अनुसार ऐसे श्रम संघ जिनमें 75% श्रमिक श्रम संघों के सदस्य हों तो उन्हें वार्ता संघ की भूमिका के लिए मान्यता प्राप्त होगी, जबकि 2020 विधेयक ने श्रम संघ की श्रमिक प्रतिशत की सीमा को 75% से घटाकर 51% कर दिया है। 2019 विधेयक के अनुसार वार्ता परिषद के लिए संघ के सदस्यों में कम से कम 10% सदस्य श्रमिक होने चाहिए, जिसे 2020 के विधेयक में बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। नया प्रावधान जो 2020 के विधेयक में जोड़ा गया है, 2020 विधेयक के अनुसार पदच्युत यानी कि डिसमिसल, छटनी, निष्कासन से संबंधित विवाद होने के 45 दिनों के बाद कर्मचारी प्राधिकरण में आवेदन यानी कि ट्रिब्यूनल में आवेदन कर सकता है। अगली है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 के अनुसार सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रतिष्ठान का आकार, कर्मचारियों की संख्या और उनके वेतन को आधार मानकर तय किया जाएगा, लेकिन सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 ने में इसे परिवर्तित कर दिया है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार इस संहिता को किसी भी प्रतिष्ठान में अधिसूचित कर लागू कर सकती है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 के अनुसार केंद्र सरकार सामाजिक सुरक्षा निधि का गठन संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों, गिग कर्मचारियों और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों के लिए करेगा। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अनुसार सामाजिक सुरक्षा निधि का गठन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी किया जाएगा और गिग कर्मचारियों और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों के पंजीकरण के लिए प्रावधान भी बनाए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 के अनुसार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के प्रशासन हेतु केंद्रीय और राज्य स्तरीय के विभिन्न बोर्ड स्थापित किए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड गिग मजदूरों और प्लेटफॉर्म मजदूरों के कल्याण संबंधित कार्य करेगा और इससे संबंधित योजनाओं की सिफारिश और निगरानी करेगा। 2019 के विधेयक के अनुसार उपदान यानी कि ग्रेच्युटी की राशि उसी कर्मचारी को देय होगी जो किसी प्रतिष्ठान में कम से कम 5 वर्षों से कार्य कर रहा हो। 2020 विधेयक ने संदाय अवधि को 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया है। 2019 विधेयक के अनुसार अधिकृत अधिकारी अपीलीय संबंधित विषयों पर विचार करेगा और कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा संबंधित विवादों को सुलझाने हेतु पूछताछ और जांच करेगा। पीड़ित पार्टी आदेश की समीक्षा के लिए एक आवेदन दे सकता है। विधेयक 2020 विधेयक ने आदेश की समीक्षा के लिए आवेदन जैसे प्रावधानों को हटा दिया है। 2020 विधेयक के अनुसार अपराध की स्थिति में, जैसे निरीक्षक के कार्य को बाधित करने की स्थिति में, 1 वर्ष कारावास की सजा को हटाकर 6 माह कर दिया है तथा अवैध तरीकों से श्रमिकों के योगदान को उनके वेतन से काटने की स्थिति में नियोजक को 1 वर्ष कारावास की सजा और 50,000 रुपये जुर्माने को हटाकर सिर्फ 50,000 जुर्माने की राशि तय कर दी गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड में केंद्रीय सरकार के अधिकारियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया गया है। इससे असंगठित श्रमिकों की सदस्य संख्या को 5 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया है तथा राज्य बोर्ड में सदस्यों की संख्या को 7 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। सर्वव्यापी महामारी यानी कि पैंडेमिक, स्थानिक यानी कि एंडेमिक और राष्ट्रीय आपदा यानी कि नेशनल डिजास्टर की स्थिति में केंद्र सरकार भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा में नियोक्ता और कर्मचारियों के योगदान को 3 महीने तक के लिए घटा सकता है। अगला है व्यवसाय सुरक्षा और स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020। यह 13 मौजूदा श्रम कानूनों को श्रम संहिता में समाहित करता है और उन कारखानों पर जैसा
कोड परिभाषा का विस्तार करता है लागू होता है, जहां कम से कम 20 श्रमिक शक्ति के बल पर विनिर्माण प्रक्रिया चल रही है और अगर 40 अगर बिना शक्ति के निर्माण प्रक्रिया की जा रही है। इस संहिता के तहत नियोक्ताओं के लिए आवश्यक है कि वह सुनिश्चित करें कि कार्यस्थल खतरे से मुक्त है और जो चोट या व्यावसायिक बीमारियों का कारण बनते हैं, और कर्मचारियों को वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण या परीक्षण निःशुल्क कर्मचारियों के कुछ वर्गों के लिए लागत मुफ्त प्रदान करते हैं। यह संहिता किसी ऐसे व्यक्ति को अंतर्राज्यीय प्रवासी के रूप में परिभाषित करती है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में रोजगार हेतु लाया जाता है और 1,80,000 रुपये प्रति माह की आमदनी अर्जित करता है। अंतर्राज्यीय प्रवासियों के लिए सुवाह्यता लाभ कार्यकर्ता वे गंतव्य राज्य में राशन और भवन एवं अन्य निर्माण के संबंध में लाभ उठा सकते हैं। संहिता में यात्रा भत्ते का भी प्रस्ताव है। यह भुगतान नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों की यात्रा के लिए उनके मूल राज्य से उनके रोजगार स्थान तक की जाने वाली एकमुश्त किराया राशि है। रोजगार में औपचारिकता को प्रोत्साहित करने के लिए नियुक्ति प्राप्त करने का कानूनी अधिकार कार्यकर्ताओं को पहली बार दिया गया है। यह संहिता खतरनाक काम करने की स्थिति में जनशक्ति सीमा को हटा देता है और नियोक्ताओं को 50 या अधिक पूर्व में 20 श्रमिकों को भर्ती करना अनिवार्य करता है। संहिता दैनिक कार्य अधिकतम 8 घंटे की सीमा तय करती है। संहिता महिलाओं को सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों में रात में 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच उनकी सहमति और सुरक्षा के साथ नियोजित करने का अधिकार देती है। अब इसमें आगे है श्रम कानूनों से संबंध में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का फैसला। देखो पहला क्या है, एक्टों के हिसाब से फैसले हैं। जैसे पहला एक्ट ये क्या है, सामाजिक कल्याण अधिनियम। केस क्या था, वर्कमैन ऑफ एमएस फायरस्टोन टायर एंड रबर कंपनी ऑफ इंडिया वर्सेस मैनेजमेंट एयर 1973। विवरण, औद्योगिकवाद अधिनियम 1947 की धारा 11A की व्याख्या संबंधित प्रश्न। धारा 11A के अंतर्गत सेवा से बर्खास्त कर्मचारियों को राहत देने हेतु श्रम न्यायालय, अधिकरण और राष्ट्रीय अधिकरणों की शक्ति। निर्णय क्या आया, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि औद्योगिकवाद अधिनियम 1947 भारतीय संसद द्वारा श्रमिकों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखकर पारित किया गया है, इसीलिए यह सामाजिक कल्याण अधिनियम है। दूसरा है समुचित सरकार, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। केस था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस नेशनल यूनियन वाटरफ्रंट वर्कर एयर 2001। विवरण, अनुबंध श्रमिक मजदूरी यानी कि विनिमयन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970 के अंतर्गत समुचित सरकार किसे कहा जाएगा। निर्णय में क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कोई भी उद्योग या उपक्रम जो केंद्र सरकार द्वारा दी गई शक्ति या अनुमति से चलाया जा रहा है तो उस स्थिति में समुचित सरकार केंद्र सरकार होगी। राज्य सरकार। केस था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन एयर 1975। विवरण, इसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल की सरकार ने औद्योगिकवाद अधिनियम 1947 की धारा 10(1) से संबंधित निर्णय यानी कि एडजुकेशन एडजुडिकेशन के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण से कहा। औद्योगिक न्यायाधिकरण ने इसका फैसला कर्मकारों के पक्ष में सुनाया, जिसे कंपनी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है और कहा गया है कि राज्य सरकार विवाद के निपटान हेतु समुचित सरकार नहीं है। निर्णय में क्या आया, सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय में कहा कि कंपनी पश्चिम बंगाल में स्थित है तथा श्रमिकों को मजदूरी प्रदान की जाती है तथा वे प्रत्यक्ष रूप से अपने अधिकारी के नियंत्रण में रहते हैं। अगर वहां औद्योगिक शांति भंग होती है तो उसके निवारण हेतु पश्चिम बंगाल सरकारी समुचित सरकार मानी जाएगी जो शांति स्थापित करने में सहयोग करेगी। कारखाना की परिभाषा। केस था बेंगलोर वाटर सप्लाई वर्सेस एंड सीवरेज बोर्ड वर्सेस राजप्पा एयर 1978। विवरण था, इसके अंतर्गत बेंगलोर वाटर सप्लाई के कर्मचारियों और सीवरेज
बोर्ड के प्रबंधकों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया, जिसमें यह प्रश्न उठा कि बेंगलोर वाटर सप्लाई एक कारखाना नहीं है, इसीलिए श्रम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। निर्णय आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि वे सभी संगठित गतिविधि वाले तत्व जिन्हें व्यापार या व्यवसाय नहीं माना जाता है उद्योग कहलाता है। इसीलिए अधिनियम के अनुसार बेंगलोर वाटर सप्लाई एक उद्योग है। अगला है व्यक्तिगत विवाद और औद्योगिक विवाद। केस था सेंट्रल प्रोविंस ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड नागपुर वर्सेस रघुनाथ गोपाल पटवर्धन एयर 1957। विवरण था, एक कर्मचारी को कंपनी में चोरी का दोषी ठहराया गया। कंपनी द्वारा घरेलू पूछताछ हुई जिसमें उसे दोषी पाया गया और उसे कंपनी ने से दुराचार मिसकंडक्ट और घोर लापरवाही यानी कि ग्रोस नेगली क्या घोर लापरवाही के आधार पर निष्कासित कर दिया। इस फैसले को चुनौती देने हेतु व्यक्ति कंपनी के विरुद्ध औद्योगिक न्यायालय गया। वहां न्यायालय ने व्यक्ति के पक्ष में निर्णय दिया और कहा कि यह औद्योगिक विवाद नहीं है बल्कि यह एक व्यक्तिगत विवाद है। इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। निर्णय क्या आया? सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि नियोक्ता और एक कर्मचारी के बीच का विवाद औद्योगिक विवाद नहीं है। यह औद्योगिक विवाद तब कहलाता है जब विषय को श्रम संघ या कंपनी के कर्मचारी द्वारा उठाया जाता। अतः औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 के तहत इसे व्यक्तिगत विवाद माना गया। कर्मकार की परिभाषा। केस था अर्कल गोविंद राजराव वर्सेस चिब्बा गिग्गी ऑफ इंडिया लिमिटेड। विवरण है, इस केस में अपीलकर्ता कंपनी में स्टेनोग्राफर व अकाउंटेंट का कार्य करता था। बाद में उसे प्रमोशन के बाद सहायक बनाया गया और बाद में उसको निष्कासित कर दिया गया। यह विवाद श्रम न्यायालय तक पहुंचा जहां न्यायालय ने यह कहा कि अपीलकर्ता यानी कि कर्मकार वर्कमैन की श्रेणी में नहीं आता क्योंकि वह क्लर्क के पद पर रहते हुए प्रशासनिक और पर्यवेक्षक का भी काम करता था, इसलिए उसे ऑफिस कार्य में नियुक्त किया गया था। निर्णय क्या आया? सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि अपीलकर्ता वास्तव में औद्योगिक विवाद अधिनियम में उल्लेखित धारा 2(5) के अंतर्गत एक कर्मकार है, लेकिन अपीलकर्ता को अगर अपने कार्य की प्रकृति के अतिरिक्त कार्य दिया गया है जैसे कि पर्यवेक्षक का कार्य, तो उसके बुनियादी कार्य को आधार माना जाएगा और अतिरिक्त कार्य का उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा और इस आधार पर उसे कर्मकार नहीं माना जाएगा। अगला है हड़ताल और तालाबंदी। केस था सिंडिकेट बैंक वर्सेस उमेश नायक एयर 1995। विवरण है, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रश्न था कि हड़ताल चाहे वैध हो या अवैध, क्या कर्मकारों को हड़ताल अवधि के लिए मजदूरी देय होगी या नहीं। निर्णय क्या आया? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि यह औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो ऐसी हड़ताल अवैध मानी जाएगी, लेकिन हड़ताल का उचित और अनुचित कर्मकारों की मांगों की प्रकृति उनकी सेवा शर्तों के आधार पर नहीं उठाया जा सकता। इसके लिए प्राथमिक पूछताछ परिस्थितियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। कर्मकारों और नियोक्ताओं के बीच विवाद से निपटान का अंतिम हथियार कर्मकारों के पास हड़ताल है और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत हड़ताल को और सही से परिभाषित किया जा सकता है, न कि हड़ताल के अधिकार को कर्मकारों से छीना जा सकता है। अगला है छटनी रिट्रेचमेंट। केस है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर बॉम्बे वर्सेस लेबर एप्लिएंट ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया एयर 1957। निवारण क्या हो? छटनी की अवधारणा को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 200 के अंतर्गत परिभाषित किया गया, जिसमें छटनी किए गए कर्मचारियों को मुआवजा भी देने का प्रावधान है। इस मामले में अपीलकर्ता कंपनी द्वारा कर्मचारियों को कदाचार के लिए दावेदार मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और एक जांच आयोजित की गई थी। जांच में पाया गया कि कर्मचारी कंपनी में काम करने के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए अपीलकर्ता कंपनी ने उसकी सेवा समाप्त कर दी। निर्णय, पीड़ित कर्मचारी इस मामले को श्रम ले गया और अपनी सेवा बहाल करने और मुआवजा की मांग करने लगा क्योंकि उसे अवैध तरीके से हटाया गया था।
श्रम न्यायालय ने अपीलकर्ता को बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने की अनुमति दी। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि याचिकाकर्ता को दुर्प्रचार के आधार पर सेवा समाप्ति की गई है, जो कि छंटनी की परिभाषा में नहीं आता। इसलिए मुआवजे कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि छंटनी में किसी व्यक्ति को अच्छे विश्वास में राहत मिलती है, न कि अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सजा के रूप में। कामबंदी, ले-ऑफ केस था मैनेजमेंट ऑफ केसरबेट्टा स्टेटिक कोटागिरी वर्सेस राजमनिकचम एयर 1960। विवरण है औद्योगिक अधिनियम 1947 की धारा 25C के अंतर्गत कार्यबंदी के प्रावधानों के आधार पर कर्मकारों ने मुआवजे की मांग न मिलने पर अपीलकर्ता कंपनी के प्रबंधक को गंभीर रूप से घायल कर दिया और प्रबंधक को कर्मकारों ने गंभीर परिणामों को भुगतने की धमकी भी प्रबंधक को दी। इस प्रकार श्रम न्यायालय के समक्ष एक क्लेम दायर किया गया। इसे श्रम न्यायालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की स्वीकृति मिली। निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में सर्वप्रथम तालाबंदी यानी कि लॉकआउट और कार्यबंदी यानी कि ले-ऑफ को परिभाषित किया, जिसमें कहा गया कि यह मामला तालाबंदी का है, न कि कार्यबंदी का। कार्यबंदी की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी ऊर्जा के स्रोत जैसे कि कोयला इत्यादि की कमी हो जाए, जिस कारण प्रबंधन कार्य करने में असमर्थ हो। उस स्थिति में मुआवजा दिया जाता है। लेकिन तालाबंदी की स्थिति में नियोक्ता अपनी मांग को पूरा करने या मनवाने के लिए जैसे हड़ताल की स्थिति में कर्मकार करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि यहाँ ऐसी स्थिति है जिसमें कर्मकार नियंत्रण से बाहर है और नियोक्ता की बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार कंपनी का बंद होना तालाबंदी कहलाएगा और तालाबंदी में कोई मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। अब आगे है इसमें महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में बंधुआ श्रम पद्धति उत्पादन अधिनियम 1976 के अधीन बंधुआ श्रम प्रथा का उन्मूलन किया गया है। भारत में असम उत्प्रवास अधिनियम 1863 से 1901 के अधीन श्रमिकों द्वारा उनके चाय बागानों को निर्धारित अवधि के पूर्व छोड़ना दंडनीय अपराध घोषित किया गया। विश्व का पहला कारखाना विधान इंग्लैंड में शिशु स्वास्थ्य एवं भौतिकता अधिनियम 1802 के रूप में बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सामाजिक न्याय का उल्लेख संगठन द्वारा पारित श्रमिकों की स्वतंत्रता के आधार पर पत्र में किया। लेटर टू राइट टू फ्रीडम। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत धारा 52 में साप्ताहिक अवकाश दिन का प्रावधान है। भारत में पहला विस्तृत कारखाना अधिनियम 1934 में बनाया गया। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1944 में नियुक्त श्रमिक जांच समिति ने देश के विभिन्न उद्योगों में श्रमिकों की मजदूरी और उनके अर्जन का अध्ययन किया तथा बताया कि सभी उद्योगों में मजदूरी की दर बहुत ही भिन्न है। भोजन की न्यूनतम आवश्यकताओं का परिकलन सामान्य क्रियाकलाप वाले औसत भारतीय वयस्क के लिए डॉक्टर एक्रवैड द्वारा अनुशंसित शुद्ध कैलोरी के अंतर्ग्रहण के आधार पर होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा अपनाए गए न्यूनतम मजदूरी नियमन तंत्र अभिसमय संख्या 26/1928 है। निर्वाह मजदूरी के रूप में उचित मजदूरी की मात्रा कम से कम इतनी होनी चाहिए जिससे श्रमिक भोजन, वस्त्र, आवास और जीवन की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। उचित मजदूरी की निम्नतम सीमा न्यूनतम मजदूरी होगी और इसकी उच्चतम सीमा उद्योग की भुगतान क्षमता पर निर्भर होगी। कर्मचारी की सेवा की समाप्ति को छोड़कर अन्य परिस्थितियों में मजदूरी भुगतान करने वाले दिन ही किया जाना चाहिए, जैसे धारा 5 मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। किसी भी मजदूरी कालावधि में कटौतियों की कुल राशि उस कालावधि के लिए दी जाने वाली मजदूरी के 50% से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन सहकारी समितियों को अंशदान के लिए यह 75% हो सकती है। मजदूरी कटौती या भुगतान संबंधित आवेदन निर्धारित दिन से 12 महीने के अंदर करना आवश्यक है। 1921 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के महासचिव के प्रयासों के फलस्वरूप केंद्रीय विधानसभा ने श्रम संघों के पंजीकरण तथा वैध गतिविधियों की सुरक्षा के विशेष कदम उठाने का निर्णय लिया। कंपनी अधिनियम 1956, सहकारी समिति अधिनियम 1912 और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1980 पर पंजीकृत श्रम के प्रावधान लागू नहीं किए जाते।
श्रम संघ पंजीकरण की कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं की गई है। स्थल सेवा अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 के अधीन आने वाले व्यक्ति कर्मकार की श्रेणी में नहीं आते। किसी उद्योग को पहली बार केवल 6 महीने के लिए लोकोपयोगी सेवाओं घोषित किया जा सकता है। श्रम न्यायालय अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा या उसके संरक्षण समक्ष दिया गया कोई भी निर्णय आदेश या समझौता सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत विहित पद्धति के अनुसार विविध सिविल न्यायालयों के आदेश या डिग्री द्वारा निष्पादित किया जाएगा। शिकायत निपटान समिति में नियोजक और कर्मकारों के प्रतिनिधि बराबर संख्या में होंगे, लेकिन कुल सदस्यों की संख्या 6 से अधिक नहीं होगी। जहां समिति में 2 सदस्य हैं, वहां यथासंभव एक महिला सदस्य होगी। पुनर्नियोजन की स्थिति में नियोजक को छंटनी किए गए कर्मकारों को प्राथमिकता देना आवश्यक है। भारत में औद्योगिक विवादों के अनिवार्य अधिगमन की व्यवस्था पहली बार अस्थायी रूप से भारत सुरक्षा नियम 1942 की धारा 81A के तहत की गई थी। केंद्र और राज्य सरकारों को अनुसूची 2 में ऐसे व्यवसायों में नियोजित व्यक्तियों को सम्मिलित करने की शक्ति प्राप्त है जिन्हें परिसंकट में व्यवसाय समझती है, लेकिन अनुसूचित में अन्य व्यवसायों को जोड़ने हेतु राज्य के गजट में कम से कम 3 महीने पूर्व अधिसूचना प्रकाशित करना आवश्यक है। यात्रा भत्ता मजदूरी के अंतर्गत नहीं आता है। यदि कर्मचारी अपना काम असावधानी से नहीं बल्कि उतावलेपन से करता है तो उस स्थिति में दुर्घटना नियोजन से उत्पन्न नहीं समझी जाएगी। अगर कर्मचारी लगातार 6 महीने से अधिक अवधि तक कार्य करने से व्यवसाय रोगों से ग्रसित होता है तो उसे क्षतिपूर्ति देय होगी। भारत सरकार ने 1943 में औद्योगिक श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना के विस्तृत प्रारूप तैयार करने के उद्देश्य से प्रोफेसर B.P. आदारकर को विशेष पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के तत्वाधान में चलाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम का आरंभ भारत में वर्ष 1995 में हुआ था। बाल श्रम कार्रवाई एक सहायता कार्यक्रम जर्मन सरकार की सहायता से वर्ष 1992 में प्रारंभ किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में टाल्फ-हार्टले अधिनियम 1947 के अंतर्गत सामूहिक सौदेबाजी से मना करना नियोजकों और मान्यता प्राप्त श्रम संघों दोनों के लिए अनुचित श्रम व्यवहार घोषित किया गया। वर्ष 1977 में ही संविधान में संशोधन कर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 43A जोड़ा गया। 1975 के 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता की नई योजनाएं लागू करने के लिए निर्देश दिए गए थे। औद्योगिक संघ प्रस्ताव 1962 में ऐच्छिक विवेचना पर जोर दिया गया। भारत सरकार ने 1967 में राष्ट्रीय विवेचना संवर्धन बोर्ड का गठन किया। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक एवं सेवा संगठनों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता की संस्थाएं 1970 में बनाकर भारत सरकार ने नई योजना अपनाई। भारत में अधिनिर्णय की व्यवस्था सबसे पहले 1938 में बंबई औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 81A के अधीन की गई थी। अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर, कांग्रेस ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय स्तर पर श्रम संघों के महत्वपूर्ण महासंघ हैं। अनुशासन संहिता को भारतीय श्रम सम्मेलन की 1958 में होने वाली 16वीं बैठक में अपनाया गया। वर्ष 1989 में M.G. लोखंडे की अध्यक्षता में बंबई मिल्स हेड्स एसोसिएशन की स्थापना की गई। महात्मा गांधी के अनुसार हड़ताल श्रमिकों का जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन इसका प्रयोग सत्य और अहिंसा के आधार पर करना चाहिए। वर्ष 1917 में भारत देश का पहला आधुनिक श्रम संघ मद्रास लेबर यूनियन बनाया गया। GDH कोल के अनुसार जनता श्रमिकों के शोषण का विरोध नहीं करती है तो उसके पास इस शोषण के विरुद्ध श्रमिकों द्वारा उठाए जाने वाले कदम के विरोध का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। जब तक समाज में असमानता और अन्याय का अस्तित्व कायम रहेगा, हड़ताल भी होती रहेंगी। श्रम संघों के बीच प्रतिद्वंदिता के दुष्परिणामों को कम करने के उद्देश्य से देश के केंद्रीय महासंघों के प्रतिनिधियों ने 21 मई 1958 को अंतः संघीय आचार संहिता को अपनाया। भारतीय दास अधिनियम 1843 को पारित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य दास प्रथा को समाप्त करना था। सामूहिक सौदेबाजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले सिडनी वेब ने 1891 में किया था। भारत में पहला सूती मिल 1851 में
कलकत्ता में तथा सूती वस्त्र कारखाना मुंबई में स्थापित किया गया था। भारत का पहला जूट मिल 1854 से 55 में बंगाल के रिसरा रिसरा में स्थापित किया गया था। भारत में औद्योगिक वाद अधिनियम में किए गए एक महत्वपूर्ण संशोधन के द्वारा सामूहिक सौदेबाजी से मना करना नियोजक और मान्यता प्राप्त श्रम संघ दोनों के लिए अनुचित श्रम व्यवहार माना गया है। भारत में श्रमिकों के लिए रॉयल कमीशन का गठन जॉन हेनरी व्हिटले की अध्यक्षता में किया गया। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता से पूर्व बाल श्रमिकों के शोषण को रोकने के हेतु बाल नियोजन अधिनियम 1938 पारित किया। सर्वप्रथम बाल श्रम को कारखाना अधिनियम 1883 के द्वारा समाप्त किया गया और एक कार्यरत व्यक्ति को किसी भी प्रकार की मजदूरी सभी अधिकृत कटौती को छोड़कर किसी भी कटौती के बिना उसे भुगतान किया जाना चाहिए। मजदूरी अधिनियम के अनुसार मजदूरी का भुगतान किसी भी कार्य दिवस पर किया जाना चाहिए। भारत में व्यापार विवाद अधिनियम 1929 नियोजक और श्रमिकों के बीच औद्योगिक संबंध स्थापित करने का सर्वप्रथम प्रदान करता है। प्रतिष्ठान में हड़ताल के लिए कुल श्रमिकों का 15% का सहयोग होना चाहिए। सन 1919 में शांति सम्मेलन के लिए सैमुअल गोम्पर्स की अध्यक्षता में एक श्रम आयोग का गठन किया गया। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन वाशिंगटन में वर्ष 1919 में हुआ, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कार्यालय को जेनेवा में वर्ष 1920 में हस्तांतरित कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के पहले निदेशक फ्रांसिस अल्बर्ट थॉमस थे। इसी प्रकार से ये लेबर लॉ का एक मोटा मोटी ये वाला चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।